एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमएससीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर का हमने 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हम इस वीडियो के अंदर एमएससीडी 2019 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग दी फर्दर टाइम। Into a magnetic field of induction 1.732 Tesla with a velocity of 10⁷ meter per second at an angle of 60 degree to the field. The force acting on the proton is, तो फोर्स बताना है प्रोटॉन पे कितना रहने वाला है। दैट इज हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला, अगर हमें प्रोटॉन के बारे में बताया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, मैग्नेटिक इंडक्शन दिया हुआ है, तो बी क्यू बी और एंगल भी है हमारे पास, इसलिए साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें कोई वेक्टर फॉर्म कंसीडर नहीं करना है। सो वी हैव द फॉर्मूला F इज इक्वल टू बी क्यू बी साइन थीटा। अब इधर क्या दिया हुआ है, हमें B दिया हुआ है, बोला है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो रहा है 1.732, तो B की जगह पर 1.732 पुट अप करेंगे। Q कितना दिया हुआ है, अब देखो क्योंकि ये प्रोटॉन है ना, तो प्रोटॉन के लिए कितना चार्ज पॉसिबल है उसके अंदर 1.6 × 10⁻⁹। ठीक है, तो ये हमें खुद को सोचना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁹। वेलोसिटी कितनी है 10⁷ दी हुई है और साइन कितना दिया हुआ है, साइन 60 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना और सॉल्व करना। 1.732 × 1.6 × 10⁻⁹ × 10⁷ साइन 60 की मतलब वैल्यू √3/2 होती है ना, साइन 60 √3/2 होता है। और इसको सॉल्व करोगे तो हम सबको याद रखना चाहिए 0.8660 ये वैल्यू रहती है साइन 60 की। ठीक है, तो अब बस क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और ये 19 में से 7 जाएगा तो ऑब्वियसली 12 बचेगा, तो 10⁻12 बच रहा है। और इसको आप सॉल्व करेंगे, ये सारी वैल्यूज को ये सब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्स 2.4 × 10⁻12 पे आएगी। 2.4 × 10⁻12 और फोर्स है तो यूनिट क्या रहना चाहिए, न्यूटन रहना चाहिए। सो दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, होप सो समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेम एकदम इजी सवाल था, बी क्यू बी साइन थीटा का फॉर्मूला लगाना था। डायरेक्ट डेटा देते ही हमको पता चल जाता है कि ये फॉर्मूला ही लगेगा। ठीक है, तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट नियर द एंड ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज, है ना। तो यहाँ पूछा क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन हमें कहाँ बताना है, एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड बताना है। सो ये बात नोट करिए, एंड बोला हुआ है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बोला होता है इंडक्शन, तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है, सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या है, μ0 n × I, वेयर n इन्होंने भी बोला है दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इस n का मतलब। सो अभी हमें क्या बोला हुआ है कि अगर एंड में है तो क्या हो जाएगा, तो एंड में है इसलिए मैग्नेटिक इंडक्शन जो फॉर्मूला बनता है वो ½ μ0 n I बन जाता है। ठीक है, एट दी एंड, ध्यान में रखिए, इसलिए सवाल पूछा हुआ है क्योंकि हमको मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला सिर्फ इतना ही पता है μ0 n I, लेकिन अगर एंड में देखेंगे सोलेनॉइड के तो वो फॉर्मूला सोलेनॉइड की एंड की तरफ, ठीक है, कुछ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, दैट इज आधा हो जाता है। तो दैट मींस हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए, ½ μ0 n × I. Next question is torque acting on a rectangular coil carrying current I is situated parallel to magnetic field of induction B having number of turns n and area A is. तो हमें टॉर्क बताना है कितना एक्ट होने वाला है। तो हम टॉर्क का फॉर्मूला जानते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला रेक्टेंगल कॉइल ये सब हमने ऑलरेडी पिछले साल में सीखा हुआ है। अभी ये चीज क्यों ली है, या ना ए बी क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि हमें देखना है इसका वेक्टर रिलेशन। ठीक है, वेक्टर रिलेशन कैसे आता है उस चीज को चेक करने के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लिया है। अच्छा, अब फोर्स आईबीएल हम जानते हैं। ठीक है, स्मॉल एल आईबीएल बताया है कि फोर्स कितना रहता है कि आईबीएल साइन थीटा का एंगल कुछ एग्जिस्ट कर रहा रहता है वहां पे। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे इसका वेक्टर फॉर्म लिया है आईबीएल इनटू, अच्छा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रहता है, अगर लेंथ यहाँ पे आ चुकी है तो बचता है डिस्टेंस में ब्रेड्थ बताने के लिए। ठीक है, तो ब्रेड्थ इनटू साइन थीटा, क्योंकि क्या है रेक्टेंगुलर कॉइल है इसलिए बी इंटू साइन थीटा, क्योंकि ये साइन थीटा मैंने इधर से लिया है ना, और वो एंगल एग्जिस्ट भी करेगा। अच्छा, तो टॉर्क इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या चीज है कि I इंटू बी तो है, बट L इंटू बी होता है एरिया, है ना। सो A इंटू साइन थीटा। अब ये साइन थीटा का टर्म हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने बोला है नंबर ऑफ टर्न्स भी है। नंबर ऑफ टर्न्स है मतलब हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स इनटू
करंट यहाँ पे कितना एग्जिस्ट कर रहा है, करंट I है। और दूसरी बात कि यहाँ पे ये साइन थीटा का एंगल हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो A क्रॉस B, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग अगर इफ करंट इज I, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, मैग्नेटिक इंडक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो NI A बार क्रॉस B बार, ये ऑप्शन है। सो मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन, figure shown the circular coil carrying current I keep very close but not touching at a point A on a straight conductor carrying the current same current I। तो ये सारे चीज का एक ही सोल्यूशन है, यहाँ से यहाँ तक के स्टेटमेंट को फिगर में बताया हुआ है। यहाँ हमारे पास सर्कुलर कॉइल दिया हुआ है और इसमें करंट I पास हो रहा है, ठीक है। और उसके ही पास एक हमने स्ट्रेट कंडक्टर लाया हुआ है जिसका जो करंट I है और वो बहुत ही पास है, दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, ना स्ट्रेट कंडक्टर कॉइल को टच कर रहा, ठीक है। और करंट जो है वो दोनों के अंदर सेम है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है, और ये डायरेक्शन इधर से जा रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब कल ऐसा ही एक सवाल हमने किया था, है ना, जिसमें हमने B = B1 + B2, ठीक है। अच्छा, तो ये क्यों बात बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, तो हमको बताना है सेंटर के अंदर कितना मैग्नीट्यूड जनरेट होने वाला है। सो पहली बात, कुछ लोग ये समझेंगे कि मैग्नीट्यूड है और सेंटर के लिए कितना होगा, अब जीरो भी सोच सकते हो, ये तो ऑप्शन ही नहीं आएगा, जीरो की बात ही नहीं आती मैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि यहाँ तो जनरेट होने ही वाला है, ठीक है। अच्छा, दूसरे लोग ये सोचेंगे कि अच्छा कॉइल का पूछा है ना, तो μ0I/2R आएगा, लेकिन ये गलत है। अगर μ0/2R लगाएंगे तो इस ये करंट फ्लो कर रहा है, इधर भी करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन का फर्क इस करंट की वजह से पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखो, स्ट्रेट कंडक्टर मतलब स्ट्रेट वायर और ये सर्कुलर कॉइल, ये दोनों का ही फर्क पड़ने वाला है रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्शन के ऊपर, ठीक है। सो हमें क्या करना पड़ेगा इस सवाल के लिए, हमें ऐड करना है B = B1 + B2। मतलब क्या कि ये जो मैग्नीट्यूड करंट का है ना, स्ट्रेट कंडक्टर का या फिर हमारे कॉइल का, ये दोनों का ही फर्क पड़ने वाला है। तो मैं कुछ फॉर्मूला ऐसे लिखता हूँ, अभी मैं पहले इसको बोलता हूँ, ये हमारा कॉइल के लिए है और ये जो है वो हमारे स्ट्रेट वायर के लिए है। सो कॉइल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, μ0I/2πr, ठीक है। ये चीज बताइए थ्योरी में, μ0I/2πr फॉर सॉरी कॉइल के लिए लिख रहा हूँ ना, तो μ0I/2r आएगा, प्लस स्ट्रेट के लिए कितना है, μ0I/2πr, ठीक है। दोनों चीजें बता दी। अब इसके वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन में फर्क पड़ रहा है, तो B क्या हो जाएगा, देखो μ0I/2r दोनों के अंदर है, तो उसको तो कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1 प्लस यहाँ पे 1/π बचेगा। सो ऐसा कोई ऑप्शन है, अच्छा μ0I/2πr 1 + 1/π, विच इज ऑप्शन B इज करेक्ट। When magnetic flux near the axis and inside the air core solenoid of length 60 cm, current carrying I is 1.57 × 10⁻⁶ वेबर। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बोला इधर है और दिया किधर है, इधर दिया हुआ है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब 5, कितना दिया हुआ है, 1.5 × 10⁻⁶, ठीक है। ये सब चीजें डेटा मैंने सीईटी के अंदर जब वन शॉट वीडियो लेक्चर लिया है उसमें बताया है, ठीक है, मैग्नेटिज्म में भी और इंसुलेशन में भी, ठीक है। आगे उसके बाद सोलेनॉइड के बारे में बात किया, इनसाइड द सोलेनॉइड लेंथ दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, मतलब L की वैल्यू दी है 60 सेंटीमीटर, दैट मींस 60 × 10⁻² मीटर दिया हुआ है। अच्छा, आज उसके बाद इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब m कितना ये फाइंड करने को दिया हुआ है, μ0 एक कांस्टेंट है वो देके रखा है। एंड सबसे बड़ी बात, सोलेनॉइड दिया हुआ है, तो सबसे पहले फार्मूला सोलेनॉइड का क्या है, सोलेनॉइड का फार्मूला μ0N × I, ठीक है। यहाँ एंड नहीं बोला है, नहीं तो एंड लिया होता तो हाफ ले लेते हम। इसको कंपेयर किससे करोगे, तो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे n जो है ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो ये चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, μ0N/L × I, करेक्ट। अच्छा, एक फार्मूला B के लिए बना हुआ है, तो B = μ0N/L × I बना सकते हैं। एंड दूसरी बात, हम एक और चीज जानते हैं कि अगर हमें मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करना है तो m = क्या होता है, m = मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए कैपिटल N I × A, ठीक है। अब ये कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स है, पर यूनिट लेंथ नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स है। अच्छा, इंडक्शन का फार्मूला क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन का फार्मूला फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है, μ0N/L × I, ठीक है। तो अभी अगर फ्लक्स पर यूनिट फार्मूला है तो मतलब सिर्फ फ्लक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, फ्लक्स = है ना μ0N I × L × A डिवाइडेड बाय L, ठीक है।
अच्छा, ये चीज क्यों की? क्योंकि देखो ये m इज इक्वल टू एन आई ए पता है, यहाँ एन आई ए तो मिल गया है, ये चीज आ ही गई ना, बस म्यू नॉट एल इधर आ जाएगा, तो एल तो ऊपर आ जाएगा, तो एल फ्लक्स पर यूनिट म्यू नॉट इज इक्वल टू एन आई ए। एंड व्हाट इज एन आई ए? एन आई का मतलब ही हम जानते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, तो इसकी जगह पर मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? कैपिटल एम सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। सो फॉर्मूला m इज इक्वल टू एल फ्लक्स पर यूनिट म्यू नॉट इज इक्वल टू, एल की वैल्यू दी है क्या? यस दी है, 60 इंटू 10⁻² दिया हुआ है, इंटू फ्लक्स कितना है? फ्लक्स दिया हुआ है 1.57 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, डिवाइडेड बाय म्यू नॉट कितना है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो हम ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, मतलब 0.75 एम्पियर मीटर स्क्वायर इतना मैग्नेटिक मूवमेंट है इसके अंदर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट स्टेप, थोड़ा ध्यान से, ऐसे लास्ट में थोड़ा इधर उधर लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो समझ में आ जाएगा। सिंपल फार्मूला है, बी का फार्मूला, फिर उसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला, कंपैरिजन करके इजी है सॉल्व करना, ठीक है। होप सो ये चीजें समझ में आई होगी। आगे यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एमएसटी सीरीज 2019 में और 17 में एक सवाल पूछा हुआ था, सारा हमने किया है। दीज आर दी इजी क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ डिफिकल्टी वाले प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। एज कंपेयर शुरुआती चैप्टर से ये चैप्टर्स आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ फॉर्मूला पुटअप करके आंसर निकालना है, ठीक है। होप तो ये सारी चीजें समझ में आई होगी। यहाँ पर इस वीडियो को रोकेंगे, ये जितने भी सवाल किए हुए हैं पिछले वीडियो के और इस वीडियो के, अच्छी तरह से सॉल्व करके रिवीजन कीजिए, इससे फिक्स है कि क्वेश्चंस आपको सीईटी में आएंगे, ठीक है। ठीक है, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर